हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जो है मैं आरटी 2009 यानी जो आरटीई एक्ट आया था 2009 का, इसका एक पूरा निचोड़ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप समसामयिक भारतीय शिक्षा का जो नोट्स अगर आप उसमें देखेंगे तो ये आपको आरटीई एक्ट उसमें आपसे पूछेगा भी। तो अगर आपको सीधे आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो शायद उतना बेटर तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगे, समझने को समझ भी लेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें रहेंगी कि अब इसको याद करना है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको वो लगेगा कि वो क्वेश्चन कुछ याद करने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो यहीं से निकला था सब कुछ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो वीडियो भी आएगी तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखने के बाद फिर जाके वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो पूरा क्वेश्चन के साथ मैं आंसर शेयर करूंगी, उसमें आरटीई की विशेषताओं को भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आरटीई एक्ट का पूरा जो संपूर्ण निचोड़ है आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर पे मैंने आरटी 2009 के बारे में लिखा हुआ है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने ये बताया है कि जो आरटीई एक्ट है उसका नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका जो इसका एक और नाम है जिसे हम कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, तो आल्सो नोन एज, यहाँ पे आप देख सकते हैं आल्सो नोन एज का एरो बना के लिखा गया है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम है, या कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम है। संक्षिप्त नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और पूरा नाम हो जाएगा द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये आपने इसके नाम के बारे में देख लिया। अब तीसरा जो एरो है लेफ्ट साइड में, उसमें बताया है मैंने कि ये कब पारित हुआ। तो राज्यसभा में ये पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ 26 अगस्त 2009 को। यानी लोकसभा में ये विधेयक पारित हुआ था, राज्यसभा में ये विधेयक पारित हुआ 20 जुलाई को 2009 में, और फिर राज्यसभा में पारित होने के बाद 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में भी पारित हुआ। जब ये विधेयक पारित हो गया लोकसभा में तो उसी मंथ 26 अगस्त को जब राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित करने के बाद ये जो विधेयक था आरटीई एक्ट विधेयक, ये आपका कन्वर्ट हो गया अब अधिनियम में। यानी अब इस चीज़ को सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये नियम अब एक नियम कह सकते हैं कि अब ये क्या हुआ था, ये अधिनियम एक नियम बन गया था जिसको कि प्रत्येक विद्यालय को फॉलो करना है। जहाँ पर भी आरटीई एक्ट की जो भी शर्तें हैं उस सब को आपको जो है उसका पालन करना पड़ेगा। अब उस टाइम जब ये अधिनियम पारित हुआ तो उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल जी थी, और एचआरडी मिनिस्टर कौन थे, तो कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे उस टाइम के। अब अगला पॉइंट है कि इसमें आर्टिकल 21A होगा, मतलब आरटीई एक्ट में आर्टिकल 21 के को जो है सम्मिलित किया गया था, यानी इस चीज़ को फॉलो किया गया था, जिसमें कि 21A कहता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना उसका एक मौलिक अधिकार है। मतलब आप किसी भी बच्चे को किसी भी कारणवश या किसी भी बेस पे उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। शिक्षा पाना हर बच्चे का एक मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 21 आरटीई में शामिल हुआ था और इसमें इसी चीज़ के बारे में बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया। अब थोड़ा सा राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में ऊपर मैंने बताया कि पारित हुआ कब, ये 2009 में, लेकिन ये पारित हुआ लागू कब हुआ पूछा जाएगा तो ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 थी तो भारत के संविधान को वहाँ पे जो है फॉलो नहीं किया जाता था, जिस वजह से ये अधिनियम पारित होने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो नहीं हुआ। लेकिन आगे है अगला एरो में कि धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में ये लागू हुआ। जब धारा 370 हट गया तो पूरे देश में ये जो आरटीई एक्ट था उसे लागू कर दिया गया। अब आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत जो है वो 135वां देश बना। अगर आपसे पूछता है कि पहली कंट्री कौन थी आरटीई एक्ट लागू करने वाली, तो वो लिखेंगे आप नॉर्वे थी,
ठीक है। अब अगला पॉइंट है संविधान संशोधन, यानी ये जो आरटी एक्ट है ये कब किसके वजह से हुआ, इसमें क्या चेंजेस हुए या किसकी वजह से इसमें चेंज करके इसको लाया गया। तो आरटी एक्ट आपके संविधान संशोधन जो था वो था 86वां संशोधन जो 2002 में आया था। दिसंबर 2002 में भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कि आर्टिकल 21A को शामिल किया गया था। यानी ये कहा गया था कि शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। यही अब इसे संविधान में जोड़ दिया गया। 86वां संशोधन हुआ था संविधान का 2002 में, दिसंबर 2002 में। लेकिन हुआ क्या कि तब भी जो चीज़ें थी वो इतना सिचुएशन सही नहीं हो पाया, सभी सरकारें इस चीज़ को उतने अच्छे से जो है फॉलो नहीं कर पा रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि चाहे आर्थिक स्थिति, चाहे धार्मिक या आर्थिक या फिर किसी भी कारणवश बच्चों को फिर भी शिक्षा से दूर किया जा रहा था, जिस वजह से आरटी एक्ट यानी अधिनियम लाने की बात की गई। और उसी जो 86वां संशोधन हुआ था संविधान का 2002 में, उसी को फिर से संशोधित करके आरटी एक्ट 2009 को पारित किया गया था। ठीक है, यानी अब पूछा जाएगा कि आरटी एक्ट में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो ये 86वां संशोधन हुआ, यानी 86वां 2002 का संशोधन हुआ था। और आगे बात की जाए कि आरटी एक्ट 2009 में जो ये किस मतलब आयु वर्ग के बच्चों के लिए था, तो एज ग्रुप की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के एजुकेशन की बात करता है ये एक्ट। लेकिन ये नॉर्मल चाइल्ड यानी जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए जो आयु वर्ग था इसमें वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की बात की गई थी इस एक्ट में। लेकिन अगर स्पेशल चाइल्ड की बात यानी दिव्यांग बच्चों की बात की जाए तो उनकी जो आयु वर्ष थी वो थी 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये एक्ट बात करता है अपने आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अंतर्गत। नीचे अगर आते हैं तो आप लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस जो आरटी एक्ट है उसमें एक शेड्यूल है जिसके अंतर्गत 7 चैप्टर है। मतलब अगर आपसे ये पूछे कि इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं, तो इस एक्ट में 7 चैप्टर हैं और टोटल 38 धाराएं हैं, यानी 38 आर्टिकल या सेक्शन हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप आरटी एक्ट लिखेंगे तो वहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आरटीई में आर्टिकल को सेक्शन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आर्टिकल और सेक्शन लिख दिया है, क्योंकि धाराओं को आप सिंपल सा लैंग्वेज में आर्टिकल कह देते हो, आर्टिकल 365 ऐसे कहते हो ना नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आप आरटी एक्ट की बात करते हो तो वहाँ पे आपका आर्टिकल नहीं होता, वहाँ पे वो आर्टिकल के बजाय उसे हम सेक्शन कहते हैं। तो इस एक्ट में एक शेड्यूल, 7 चैप्टर और 7 चैप्टर के अंतर्गत टोटल 38 धाराएं थी, जो बाद में आफ्टर अपडेट ये अब सेक्शन 39 हो चुकी हैं। ठीक है, यानी पहले क्या थी 38 थी, जब ये एक्ट आया था तब तक 38 थी, बाद में अब जब अपडेट हुआ तब इसकी जो संख्या है वो 39 हो गई। और जो 39वां सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर कोई मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ चाहता है, कुछ अपील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो कुछ भी जो है संविधान में कुछ चेंजेज कर सकता है। ठीक है, और राइट साइड में बात करें लास्ट वाला जो ब्रैकेट है कि अब इसके अंतर्गत जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसकी क्या बात की गई है। तो यहाँ पर नॉर्मल बच्चों के लिए जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, टी फॉर टीचर, एस फॉर स्टूडेंट, तो जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है नॉर्मल बच्चों के लिए वो 1:30 है अब प्राइमरी के लिए, और 1:35 है अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, यानी अगर प्राइमरी लेवल पे है तो 30 बच्चों पे एक अध्यापक होनी चाहिए, और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक अध्यापक होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर टीचर रेशियो अनुपात क्या होगा, 10 बच्चों पर एक टीचर प्राइमरी के लिए और 15 बच्चों पर एक टीचर आपके अपर प्राइमरी के लिए। तो ये आरटीई के बारे में जो मूल चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस तरह लिख लोगे ना तो आपको एग्जाम में पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बस एक नज़र देखोगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी माइंड में। अब यहाँ पर जो आपने देखा आर्टिकल वगैरह, अब हम जरा इस चैप्टर और आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि वो अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको विशेषताएं को रटना नहीं पड़ेगा, वो आप खुद ब खुद लिख लेंगे। चलिए अब इसके हम चैप्टर और उसकी धाराओं को देखते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, मतलब उसमें केवल इंट्रोडक्शन की बात की गई है, कुछ ज़्यादा चैप्टर 1 में नहीं है। इसमें आपके चैप्टर 1 में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ध्यान रखिएगा कौन से चैप्टर में कितने सेक्शन आते हैं सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चैप्टर 1 में आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आएंगे। सेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि आरटी जो है वो सभी गवर्नमेंट स्कूलों पर लागू होगा। जो प्राइवेट स्कूल है या फिर जो रिलीजियस स्कूल है जैसे मदरसे या मंदिर, वहाँ पर आरटी एक्ट का
पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 में ये कहा गया। सेक्शन 2 में क्या कहेगा? सेक्शन 2 केवल परिभाषा बताता है, जैसे EWS क्या है, SMC क्या है, बालक का क्या परिभाषा है, यानी बालक के अंतर्गत कौन से बालकों की बात की गई है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा इस कैटेगरी में आता है बालक के। और लोकल बोर्ड वगैरह के बारे में, मतलब ओवरऑल सेक्शन 2 इन सभी के परिभाषाओं को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे मैं बस बता रही हूँ कि आखिर हर सेक्शन में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती है? तो ये आती है धारा नंबर 3, धारा नंबर 4, धारा नंबर 5, यानी टोटल 3 धाराएं चैप्टर 2 में आती हैं। अब इन तीनों धाराओं में क्या क्या बात की गई है? तो सेक्शन जो 3 है उसमें एज का जिक्र होता है। इसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की गई है। मतलब सेक्शन 3 में ही ये बताया गया है कि जो फ्री एजुकेशन RT एक्ट के अंतर्गत है, जिसके बारे में RT एक्ट कहता है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, वो जो आयु वर्ग है वो कौन सी आयु वर्ग है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग है। तो इसमें सेक्शन 3 में एज का जिक्र होता है। ठीक है, यानी एज के बारे में बताया गया है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। प्राथमिक जो ये अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत बात की जाए तो वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे होंगे उसमें। सेक्शन नंबर 4 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे का एडमिशन होगा, उसका एडमिशन नहीं रोका जाएगा। अगर बच्चे का नामांकन नहीं हुआ तो उसे उसकी आयु अनुसार नामांकन कराया जाएगा। यानी सेक्शन 4 में ये कहा गया कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाया है, ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को एडमिशन का अधिकार होगा। वो कोई भी व्यक्ति उसका एडमिशन नहीं रोक सकता कि नहीं आपका एडमिशन नहीं होगा। और इसमें यह भी कहा गया सेक्शन 4 में कि अगर बच्चे का कहीं पर नामांकन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर उसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और उसकी आयु बढ़ती जा रही है, ठीक, तो वो अपनी आयु के अनुसार, यानी जैसी उसकी आयु है उस अनुसार कक्षा में उसका नामांकन कराया जाएगा। अगर ऐसा नहीं कि अब वो 10 साल का हो गया आप उसे LKG में बैठाओ, ये आप नहीं करोगे। बच्चे का नामांकन जो है वो उसकी आयु के अनुसार ही उसका नामांकन किया जाएगा। अब वो अगर एडमिशन नहीं हो पाया, उसका नामांकन नहीं हो पाया, उसकी आयु बढ़ती गई तो आप जिस तरह से उसकी आयु है, यानी जो उसकी आयु है उसी के आसपास, यानी उसी के अकॉर्डिंग आप उसका एडमिशन कराएंगे विद्यालय में। ये बात सेक्शन 4 में कही गई। सेक्शन 5 में क्या कहा गया? अगर बच्चा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो विद्यालय से तो उसे तुरंत TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा। यानी आप बच्चे को मना नहीं कर सकते कि नहीं तुमको विद्यालय ट्रांसफ़र नहीं करना है, तुमको नहीं जाना है, हम तुम्हारा नाम नहीं काटेंगे, आप मना नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा चाहता है कि आपके विद्यालय से वो नाम कटवा के कहीं और एडमिशन लेना चाहता है तो आपको विद्यालय को ये चीज़ कहा गया है कि आपको तुरंत बिना हिचकिचाए बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक, तो ये बात सेक्शन नंबर 5 में कही गई। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें, यानी किन चीज़ों पे बात की गई है चैप्टर नंबर 3 में? तो ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स, यानी उपयुक्त सरकार, स्थानीय अधिकारियों और माता पिता के कर्तव्य की बात चैप्टर नंबर 3 में की गई है। अब अगर इसमें बात की जाए तो कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 11 तक जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। अब प्रत्येक चैप्टर में सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। तो सेक्शन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया कि स्कूल का सेटअप करना होगा 3 साल के अंदर, और स्कूल का डिस्टेंस फॉर प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंदर, फॉर अपर के लिए यानी अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर, सॉरी बस इतना है, फॉर अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंदर। यानी अगर कहीं पर विद्यालय नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बता गया कि अगर जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो आपके 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चों के होने चाहिए और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। और अगर ऐसा कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर आपको विद्यालय का सेटअप करना होगा। यानी सरकार को ये कहा गया है कि आपको वहाँ पर विद्यालय का सेटअप करना होगा। जैसे किसी राज्य में हुआ तो राज्य सरकार को एक बताया जाता है या बोला जाता है कि आपको जहाँ पर इस तरह के विद्यालय नहीं है वहाँ पे आप विद्यालय बनवाइए, इस डिस्टेंस पे अगर विद्यालय नहीं है तो। और वो सेटअप जो आप करेंगे विद्यालय का वो 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे 10 साल खींचे जा रहे हो कि नहीं अभी नहीं बना है, बनेगा, क्योंकि उससे बच्चों का लॉस होता है ना। तो इस चीज़ के लिए कहा गया है कि स्कूल का जो सेटअप है वो आपको 3 साल के अंदर करना है। और जो डिस्टेंस बताया गया कि प्राइमरी के लिए विद्यालय जो होंगे वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए और अपर प्राइमरी जो विद्यालय है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होने ही चाहिए। सेक्शन नंबर 7 में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेगी, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो बड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की उतनी आर्थिक, हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक बजट है वो उतना बेटर नहीं हो सकता जितना स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट
जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेती है। जैसे स्कूल खोलने के लिए जो खर्च आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि आप स्कूल खोलिए, हम आप उसमें अपना मतलब बजट जो है अपना पास करिए, उसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो जो स्कूल खोलने के लिए जो खर्च आएगा उसमें 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उस स्कूल को खोलने के लिए खर्च, और 40% से आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी पैसे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन आता है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, तो वहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर क्योंकि इतनी अच्छी इनकम नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि वो सब कुछ प्रोवाइड करा पाए, इसीलिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि जब आप विद्यालय खोलते हैं तो उसके लिए 90% खर्च जो है वो हम वहन करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। केवल 10% जो खर्च है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। ये बात सेक्शन नंबर 7 में कही गई थी। सेक्शन नंबर 8 में कहा गया है, उस सेक्शन नंबर 8 में केवल गवर्नमेंट जो ड्यूटीज़ हैं उसका उल्लेख किया गया है कि गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी है जिसको गवर्नमेंट को पालन करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 9 में लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी जैसे एमसीडी, नगर पालिका, ग्राम etc के कर्तव्यों का उल्लेख है। क्योंकि सेक्शन नंबर 8 में तो गवर्नमेंट की बात है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 9 में उसमें लोकल गवर्नमेंट जो हमारे आसपास के जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट है, जैसे हम कहते हैं नगर पालिका हो गई, ग्राम पंचायत सभा हो गई, इन जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, उनके कर्तव्यों का उल्लेख है कि उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है शिक्षा को लेके। तो उन चीज़ों का उल्लेख आपको सेक्शन नंबर 9 में मिलेगा। सेक्शन नंबर 10 की बात करें तो सेक्शन नंबर 10 में माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि माता पिता के भी तो कुछ दायित्व हैं ताकि बच्चे को, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको विद्यालय भेजने की जिम्मेदारी ही जो है पेरेंट्स की होती है, गार्जियन की होती है। तो प्रत्येक बच्चा, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस पर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ध्यान एक माता पिता का भी होता है, क्योंकि वो अगर चाहेंगे तभी बच्चा विद्यालय आ पाएगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कैसे विद्यालय जाएगा बच्चा। तो माता पिता के कर्तव्यों का भी उल्लेख आपको सेक्शन नंबर 10 में मिलेगा। सेक्शन नंबर 11 में आंगनबाड़ी का उल्लेख है, क्योंकि छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजा जाता है तो वहाँ पर बच्चों को सब कुछ सही से सुविधा मिल पाए, इसकी जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी की होती है। तो आंगनबाड़ी का उल्लेख आपको सेक्शन नंबर 11 में देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी। तो चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन है 12 से लेकर 28 तक। देख सकते हो कितना बड़ा सेक्शन है। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 से लेकर हम सेक्शन नंबर 28 तक के सारे सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 12 में EWS के बारे में बात की गई है कि जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, यानी वीकर सेक्शन है, उनको जो है कोटे की बात की गई कि उनको भी सुविधाएं मिले। तो जनरल में ऐसा परिवार जिनकी आय 2.5 लाख से कम हो उनको हम EWS की कैटेगरी में रखते हैं, और EWS का कोटा कक्षा 1 से लेके 8 तक के बीच मिलता है। मतलब रिजर्व कर दिया जाता है कि EWS का भी कोटा होगा, बच्चों को उसमें जो है बच्चों को उनके अंतर्गत उनको फैसिलिटी दी जाएगी। तो EWS कैटेगरी की बात आपको सेक्शन नंबर 12 में देखने को मिलेगी। सेक्शन नंबर 13 जो है नो टेस्ट फॉर एडमिशन, नो फी फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए ना तो बच्चे से किसी तरह का टेस्ट लिया जाएगा, ना तो बच्चे के लिए किसी तरह की फीस ली जाएगी। बच्चे को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। इसका एक ट्रिक है याद करने का, जैसे कि कौन सा सेक्शन में ये चीज़ कहा गया है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, 13 कोई टेस्ट न होगा। 13 कोई टेस्ट न होगा, 13 मतलब जैसे आइडिया लगा सकते हैं 13 से, तो 13 कोई टेस्ट ना होगा, मतलब सेक्शन नंबर 13 में टेस्ट की बात की गई है कि उसमें किसी भी तरह का टेस्ट बच्चों के लिए नहीं होगा अगर उनको एडमिशन लेना है तो। सेक्शन नंबर 14 में क्या है, नो एज प्रूफ नीड फॉर एडमिशन, यानी बच्चों को एडमिशन कराने के लिए किसी भी तरह का एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एज प्रूफ अगर आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप उस बच्चे को एडमिशन लेने से मना कर दोगे। यानी एडमिशन लेने के लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि बच्चों को आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा। तो नो एज प्रूफ नीड फॉर एडमिशन, इसकी बात की गई है सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 15 में कि आफ्टर 30 सितंबर यानी 6 माह के बाद नो एडमिशन, जैसे ये कहता है RT एक्ट कि बच्चों को नहीं रोका जाएगा एडमिशन लेने से, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना, कि अब ऐसा तो नहीं कि बच्चा क्लास साल के 20 में आके पढ़ना बैठेगा तो कैसे पढ़ पाएगा। तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंतर्गत बच्चे को एडमिशन लेना होता है। तो 30 सितंबर यानी 6 माह का आपको टाइम दिया जाता है कि 6 माह तक अगर आप कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो ले ले।
फिर वो अपना साल भर पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन अगर 6 माह बीत जाने के बाद अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं अब हम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसके एडमिशन के लिए मना कर दिया जाता है कि 6 माह के बाद जो है आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो तारीख है वो 30 सितंबर है कि 30 सितंबर के बाद बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। सेक्शन नंबर 16 में है कि टिल क्लास 8 बच्चे को फेल नहीं करेंगे, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी अपनाई जाती है। ये एक्ट कहता है कि कक्षा 8 तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, और ये 2016 में कहा गया। लेकिन ये देखा गया कि बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, इस वजह से कि हमको तो फेल ही नहीं करेंगे लोग, हमको तो फेल ही नहीं किया जा सकता। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि शरारती होते हैं, कह रहे जब फेल ही नहीं होंगे तो पढ़ेंगे क्यों। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जब देखने को मिल गई या कुछ ऐसा ज़्यादा देखने को मिल गया, तो 3 जनवरी 2019 में फिर ये कहा गया कि बच्चा फेल किया जा सकता है, ताकि बच्चे कुछ तो इसी डर के बस इसी वजह से तो पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो 2019 में 3 जनवरी 2019 में ये कहा गया कि बच्चे को अब फेल किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे कुछ ज़्यादा मनमाना हो गए थे कि नहीं अब फेल ही नहीं होना तो पढ़ें क्यों। तो इस वजह से फिर बाद में थोड़ा फिर से चेंज कर दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि आप बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते थे। अब सेक्शन नंबर 17 है नो शारीरिक दंड, यानी पिटाई बंद, यानी आप किसी बच्चे को किसी तरह का शारीरिक दंड या मानसिक दंड जो है नहीं दे सकते शिक्षा के दौरान। क्लास स्कूल में बच्चे को आप किसी तरह का शारीरिक दंड कोई भी शिक्षक नहीं दे सकता। तो इसका ट्रिक है याद करने का 17 से नहीं खतरा, 17 से नहीं खतरा, 17 खतरा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कौन से सेक्शन में ये बात की गई थी। सेक्शन नंबर जो है आपका 18 कहता है कि विदाउट परमिशन कोई विद्यालय नहीं चलेगा। अगर विद्यालय को परमिशन नहीं है सरकार से, अगर उसने मान्यता नहीं ली है, परमिशन नहीं ली है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन जो है नहीं हुआ है उसका, तो आप विद्यालय नहीं चला पाएंगे। यानी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आपका विद्यालय चलेगा। तो ये बात सेक्शन 18 में कही गई। सेक्शन नंबर 19 में जो है कहा गया कि नॉर्म्स यानी नियम या मानक तैयार किए गए स्कूलों के लिए, यानी प्रत्येक नियम प्रत्येक स्कूल के कुछ नियम यानी कुछ कानून तैयार किए गए, कुछ नॉर्म्स कुछ मानक तैयार किए गए जिसको कि विद्यालयों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 20 में है कि इसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई कि अमेंडमेंट को संशोधित कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 20 में सरकार को ये अधिकार दिया गया कि आप कुछ संविधान संशोधन जो है कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 21 में है कि एसएमसी का गठन यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन की बात की गई थी सेक्शन नंबर 21 में, और यह जो गठन है वो यह अपर प्राइमरी के लिए था, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 22 में एसडीएमसी का गठन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, यानी एसडीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, और इसके गठन की बात की गई सेक्शन नंबर 22 में, और ये गठन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए था। सेक्शन नंबर 23 में देखें तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख जो है वो आपको सेक्शन नंबर 23 में मिलेगा। सेक्शन नंबर 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है कि क्या शिक्षक के कर्तव्य होने चाहिए। सेक्शन नंबर 25 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 25 बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन नंबर 25 में आपके टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात की गई है, यानी टीचर पीपल रेशियो की बात की गई है, जिसमें आपके टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है प्राइमरी के लिए वो 1 और 30 है, यानी 1 टीचर पे 30 स्टूडेंट, और अपर प्राइमरी के लिए 1 टीचर पे 35 स्टूडेंट। लेकिन इन केस जब बच्चों की संख्या 200 प्लस हो, यानी जब बच्चों की संख्या क्लास में 200 से ज़्यादा होती है, तब ये अनुपात जो है वो 40 बच्चों पे 1 अध्यापक की हो जाती है, और साथ में 1 हेडमास्टर और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी 40 बच्चों पे 1 अध्यापक होगा और लेकिन 1 हेडमास्टर भी इसमें जुड़ जाता है, यानी अब इसमें 1 हेडमास्टर का भी होना अनिवार्य है। अब इसमें इस सेक्शन में एक और चीज़ के बारे में बात की गई थी, वर्किंग डे और आवर की, एक अध्यापक का जो वर्किंग डे है वो कितना होगा और कितने घंटे होगा, यानी कितने घंटे वो पढ़ाएगा। तो प्राइमरी के लिए है कि जो अध्यापक का डे है वो 200 दिन है, यानी साल में 200 दिन वो पढ़ाएगा और 800 घंटे पढ़ाएगा, और अपर प्राइमरी के लिए है कि 220 दिन पढ़ाएगा और 1000 घंटे पढ़ाएगा। और एक टीचर की पर वीक की जो बात करें तो एक टीचर पर वीक में 45 घंटे पढ़ाएगा। तो ये सेक्शन 25 में बात की गई थी आपके वर्किंग डे और आवर्स की और टीचर स्टूडेंट रेशियो की। बात करें सेक्शन नंबर 26 की, तो टीचर की 10% से ज़्यादा खाली जगह नहीं होनी चाहिए विद्यालय में, यानी सेक्शन नंबर 10 में ये कहा गया कि किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी अगर 10% से ज़्यादा है तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा 10% से ज़्यादा तो खाली जगह होनी ही नहीं चाहिए शिक्षकों की।
ठीक है। अब सेक्शन नंबर 27 की बात करें तो टीचर की जनगणना आपदा चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हैं, कहीं और नहीं। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी सरकार केवल जनगणना में लगा सकती है, आपदा के समय लगा सकती है और चुनाव में लगा सकती है। इसके अलावा टीचर की ड्यूटी सरकार कहीं और नहीं लगा सकती, केवल इन्हीं 3 जगहों पे उनकी ड्यूटी लगा सकती है। सेक्शन नंबर 28 में है नो प्राइवेट क्लास और या नो ट्यूशन बाय टीचर। यानी ये कहता है कि जो शिक्षक है, जब वो सरकारी शिक्षक हैं तो वो फिर अपना अलग से प्राइवेट ट्यूशन वगैरह नहीं या प्राइवेट क्लास वगैरह नहीं चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब लोगों को ये होता है कि सरकारी नौकरी भी करें, पैसा कमाएं, इधर अपना कोचिंग वोचिंग चलाएं तो इनकम मेरी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन सरकार ये कहता है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते, प्राइवेट क्लास नहीं ले सकते अगर आप सरकारी टीचर हैं तो ये बात सेक्शन नंबर 28 में कही गई। तो ये आपने देख लिया पूरा चैप्टर नंबर 4, जिसमें 12 से लेकर 28 तक का सेक्शन था। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें बात की जाती है प्रारंभिक शिक्षा का समापन और उसके पाठ्यक्रम की। तो इसमें आपका सेक्शन नंबर 29 आता है और सेक्शन नंबर 30 आता है। सेक्शन नंबर 29 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। इस बात की जाती है कि इसमें ये कहा गया है कि जो बच्चों की क्योंकि प्राथमिक पे बच्चे इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते कि आप उन्हें बहुत स्पेशल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मातृभाषा में सिखानी होंगी, तभी बच्चे ईजिली उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, इस चीज़ का बात आपको सेक्शन नंबर 29 यानी 29 में देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर 30 की बात करें तो हर बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड होगा, अर्थात हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जरूर बनाएं। यानी प्रत्येक बच्चे के बारे में जानने के लिए हर बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको बनाने की बात आपको सेक्शन नंबर 30 में देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट 30 थे, बस आपको इतना ही समझना है। चैप्टर नंबर 6 बच्चों के अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, जिसमें आता है सेक्शन नंबर 31 से लेकर 34 तक। और चैप्टर नंबर 7 विविध, जिसमें आपके 35 से लेकर 39 तक आते हैं। तो ये लास्ट के दोनों आपको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉप के 5 चैप्टर थे जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर आप इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।